Let us start Gauss theorem and its application. Before discussing the application of Gauss theorem, let us discuss about Gauss theorem. According to Gauss theorem, with the help of Gauss theorem, we can find out the value of electric field at a given point through which electric lines of force it passes. हम उन हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जिस पॉइंट में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इफ प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, is placed inside a closed path, then the positive charge emitted electric lines of force. This electric lines of force passes through each and every point of a closed path. So we can find out the electric field, value of electric field at each and every point of the closed path. So the statement of Gauss theorem is that total normal electric induction, total normal electric induction, shortly it is written as TNEI, over a closed path, over a closed path is equal to total charge, is equal to total charge enclosed by a closed path. Or this can be written as total normal electric induction is also the electric flux. It is also called as electric flux through a closed path is equal to total charge enclosed by a closed path. This can be written as TNEI is equal to, let us consider total charge is denoted by Q and divided by epsilon 0. This epsilon 0 is called as permittivity of air, or we can say it is permittivity of vacuum. Electric flux is denoted by phi, symbol phi, and this is equal to Q upon epsilon 0. Q upon epsilon 0. With the help of this formula, phi is equal to Q upon epsilon 0, we can find out the electric intensity due to any charged closed path, or we can say any charged closed body. For example, let us take spherical surface, or we can say spherical shell. चार्ज स्फेरिकल शेल अगर लिया जाए तो उसके आउटसाइड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम. अगर आपने कोई प्लेन शीट लिया है तो प्लेन शीट मतलब एक क्लोज पाथ नहीं हो पाएगा, वो क्लोज पाथ नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे. एक सिलेंड्रिकल अगर बॉडी है और क्लोज सरफेस है, क्लोज सिलेंडर अगर है, तो उसके आउटसाइड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट किया जा सकता है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट the electric field
ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल, ड्यू टू ए सिलेंडर। और जैसे मैंने यहाँ पर प्लेन शीट की बात की कि प्लेन शीट जो है वो क्लोज पाथ नहीं है, तो उसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वहां पर एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करके वहां पर एक क्लोज पाथ बनाया जाएगा, और उस क्लोज पाथ के जरिए हम लोग प्लेन शीट के कारण आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो तैयार हुआ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज पाथ के लिए तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, क्लोज पाथ लेकर फाइंड आउट तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर क्लोज पाथ नहीं भी है, अगर प्लेन शीट जैसा अगर बॉडी है, तो हम वहां पर एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करके क्लोज पाथ बनाकर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इन दिस केस we are going to discuss, or we are going to find the electric intensity due to the charged spherical shell. Application: first, to find electric intensity due to uniformly charged spherical shell. Uniformly charged spherical shell. That means we have to consider a metallic shell. क्लोज पाथ हो गया, मेटालिक शेल हो गया। मेटालिक शेल मतलब एक एग्जांपल हम लोग लेंगे कि फुटबॉल जो होता है वो एक शेल हो गया, क्लोज पाथ हो गया। फुटबॉल का जो सरफेस है वो क्लोज पाथ है, उसके अंदर अगर चार्ज को रखा जाए तो डेफिनेटली वहां पर हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो फुटबॉल मतलब एक मेटालिक शेल हो गया, समझ लो स्फेरिकल शेल हो गया, और उस स्फेरिकल शेल के अंदर हम एक चार्ज रखेंगे, समझ लो ये प्लस क्यू चार्ज है। अब ये प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस हर डायरेक्शन में इमिट होगा। पॉजिटिव चार्ज इमिट्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एंड दिस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passes through each and every point of this spherical shell. पर हम लोग यहां पर थोड़ा अलग टाइप से पढ़ेंगे। हम स्फेरिकल शेल के अंदर चार्ज को नहीं रखेंगे, स्फेरिकल शेल को ही चार्ज बॉडी बना देंगे। मतलब डायग्राम ऐसा होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। Let us consider this center is denoted by O, plus Q charge is provided to the spherical shell. Now this is the uniformly charged spherical shell. This shell is denoted by A, that means this sphere is denoted by A. ये A से डिनोट किया गया, उसके ऊपर हमने प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, तो प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्फेरिकल शेल ए के सरफेस से निकलेगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा। मतलब ऐसा यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ स्प्रेड अप होगा। अगर चार्ज को इनसाइड में रखा तो इनसाइड से निकलेगा, अभी मैंने सरफेस पर रखा तो सरफेस से बाहर जा रहा है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं
आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड पॉइंट एक लेता हूं और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट P. पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्टेड in outward direction from the surface of spherical shell A. spherical shell A के surface से इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है. So let us consider E is the electric intensity at point P that we have to find here. But point P is not the point of any closed path. So for that we have to draw a spherical shell of distance r small r from the center of spherical shell A. तो हमने जो स्फेरिकल शेल बनाया उसको आप B से डिनोट कर दो, और जो पहले हमने स्फेरिकल शेल लिया था जिसको चार्ज बॉडी बना दिया वो स्फेरिकल शेल A है. तो A का जो रेडियस है वो हो जाएगा कैपिटल R. द रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल A इज कैपिटल R and the radius of spherical shell B is small r. This is called as Gaussian surface. हमने जो इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है चार्ज स्फेरिकल शेल के अराउंड में उसको गॉसियन सरफेस कहा जाएगा, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसियन स्फेरिकल शेल. नाउ दिस पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ ए क्लोज पाथ. ये क्लोज पाथ का एक पॉइंट हो गया, और इसके अराउंड में मैं एक एरिया ले रहा हूं, Let us consider this area is ds, और यहां पर जो पॉइंट मैंने लिया था वो था P. At this point, at point P, total normal electric induction over area ds is Tn EI is equal to total normal electric induction is equal to E cos theta ds. But in this case this electric line is already perpendicular to plane of area ऐसा है, area ds. तो एरिया ds ऐसा है, मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऐसा ले रहा हूं, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने के कारण आपको यहाँ पे थीटा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. परपेंडिकुलर है इसका मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, बिकॉज थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन दिस plane of area and direction of electric intensity. It is the angle between E and E cos theta. मतलब जब एरिया परपेंडिकुलर नहीं होता, एरिया ds है और इलेक्ट्रिक लाइन ऐसा है, तो एरिया हो गया ऐसा और इलेक्ट्रिक लाइन जा रहा है ऐसा. दे आर नॉट परपेंडिकुलर. सो फॉर दैट वी हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ E, और ये कंपोनेंट आपको ऐसा लेना है जो E cos थीटा होगा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा होगा. दैट मींस थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड E cos थीटा. तो अगर ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है, सो नो नीड ऑफ दिस cos थीटा, E cos थीटा लेने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और हम यहाँ पर लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, एंड हेंस टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू E इंटू ds. But this is the total normal electric induction over area ds. You have to find over the entire surface of spherical shell B. Spherical shell B का entire जो surface है उसके लिए total normal electric induction find out करना है.
तो ये बनेगा टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ओवर एन एंटायर एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल बी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए हम वैल्यू को बढ़ा देंगे, वैल्यू को बढ़ा देंगे इसका मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जहां मैंने टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन लिखा है जो एरिया डीएस के लिए है, तो मैं यहां पर इसको d5 से डिनोट कर देता हूं। d5 मतलब यहां पर हो गया दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन फॉर ए स्मॉल एरिया। ये छोटे एरिया के लिए हुआ। आपको कंप्लीट एरिया के लिए चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट करो। सो इंटीग्रेशन ऑफ d5 एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई ds ऐसा हो जाएगा। इंटीग्रेशन d5 दैट मींस इट इज 5 इज इक्वल टू ई को तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ds हो गया। वेयर इंटीग्रेशन ds एरिया को बढ़ाना है, एरिया किसका है, तो एरिया स्फेरिकल शेल बी का है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज इंटीग्रेशन ds इज एरिया ऑफ spherical shell B and area of spherical shell B is equal to area of sphere 4 pi r square. R is small r is the radius of spherical shell B and hence area is equal to 4 pi r square. So this equation becomes phi is equal to E into 4 pi r square and let us consider this is equation number 1. So according to the concept phi is equal to E into 4 pi r square, but now according to Gauss theorem we can write phi is equal to q upon epsilon 0, equation number 2, q upon epsilon 0. From equation 1 and 2 left hand side equal, so right hand side also equal. So that from equation 1 and 2 we can write from equation 1 and equation 2 E into 4 pi r square is equal to phi upon epsilon, not phi, q upon epsilon, and therefore you will get E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square. This is the formula for electric intensity at a point outside the uniformly charged spherical shell. In terms of charge q, if sigma b the surface charge density, if it is surface charge density, then sigma equal to charge upon area. तो एरिया यहां पर किसका आ जाएगा, तो एरिया स्फीयर ए का आएगा, स्फेरिकल शेल ए का आएगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी आप लोग निकाल रहे हो ना, और चार्ज कहां पर डिपॉजिट किया है, चार्ज स्फेरिकल शेल ए पर डिपॉजिट किया हुआ है, इसलिए आपको सिग्मा ए के लिए लेना पड़ेगा। तो ए का एरिया यहां पर आएगा 4 पाई कैपिटल r square. So from this q is equal to sigma into 4 pi r square. Now substituting this q is equal to sigma into 4 pi r square in equation number 3, then you will get the equation in terms of sigma. So equation 3 becomes E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. In place of q write down sigma 4 pi capital R square upon small r square. 4 pi get cancelled and you will get E is equal to sigma capital R square upon epsilon 0 small r square. And now this is the formula for electric intensity at a point outside a uniformly charged spherical shell in terms of surface charge density. तो ये जो फॉर्मूला था ये चार्ज के फॉर्म में था और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में है।
if point P lie on the spherical shell A, we can write on the surface of spherical shell A, then small r is equal to capital R हो जाएगा, and therefore A is equal to sigma upon epsilon 0, and this is the formula for electric intensity when the point P lies on the uniformly charged spherical shell. पहले वो बाहर था, पॉइंट P बाहर था, स्फेरिकल शेल के बाहर था, डिस्टेंस r पे था, लेकिन उसको अगर आप स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के ऊपर अगर रखोगे तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो गया, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. एंड सेकंड केस इज दैट इफ पॉइंट P lie inside a spherical shell, then what will happen? E is equal to 0, because charges are deposited on the outer surface of uniformly on the outer surface of spherical shell, and spherical shell is the closed body. स्फेरिकल शेल क्लोज बॉडी है, तो चार्जेस आउटर सरफेस पर है, तो चार्जेस जो है वो इनसाइड में तो आ नहीं सकते, चार्जेस जो है वो इनसाइड में तो आएंगे नहीं, और जब इनसाइड में चार्जेस अगर नहीं आएंगे तो इनसाइड में स्फेरिकल शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा. तो आप पॉइंट P को अगर स्फेरिकल शेल के अंदर लाओगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम in which we have to find the electric intensity due to uniformly charged spherical shell. Thank you.